जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसी में आज पहला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने जैसे आपको बोला था कि हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, एक एक पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। जनरल इकोनॉमिक्स में जो पीछे पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, जस्ट हमें क्वेश्चंस नहीं देखने, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और प्लस आपको यहां से ये बताऊंगा कि आपको चीजें किस तरह से प्रिपेयर करनी। मान लो आपके टॉपिक में एक कोई टॉपिक आरबीआई मेंशन है, उसका क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब चीजें हम साथ साथ देखेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व भी करेंगे, प्लस कंसेप्ट को भी सीखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से हम प्रिपरेशन को आगे बूस्ट करेंगे। तो ये मैंने आपका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन आया था इस पेपर में, वो उसका मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, ऐसे तो मैंने कल आपको बता दिया सिलेबस के करस्पॉन्डिंग कहाँ कहाँ से आपने करना है, क्या नहीं करना है, दिस दैट, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे, इकोनॉमी के पीवाईक्यूज को देखेंगे, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो समझेंगे और उसके साथ साथ कैसे आपने पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी साथ साथ मैं आपको कवर करता चलूंगा। फिर हम टॉपिक वाइज एक एक दिन इकोनॉमी का एक एक लेक्चर करके विद एमसीक्यू इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। बट आज का सेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना था कि इसमें से जो सबसे नीचे बिलो स्टेटमेंट है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये चीज बतानी थी, ठीक है। देखो, अगर आपको ये क्लियरली नहीं विजिबल होगा तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहली स्टेटमेंट कह रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरी कंसर्न विद ओवरऑल इकोनॉमी। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ कंसर्न रखती है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं इंडिविजुअल मार्केट आर द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं, दूसरी ये स्टेटमेंट कहती है। तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस। गवर्नमेंट का मार्केट प्राइसेस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है। और चौथी स्टेटमेंट कहती है व्हेन इकोनॉमिस्ट स्टडी अ मार्केट प्राइस देयर मेन गोल इज टू फिगर आउट व्हाई द प्राइस इज व्हाट इट इज एंड हाउ इट माइट चेंज। कहता है कि जब भी इकोनॉमिस्ट जो है वो किसी मार्केट प्राइस को स्टडी करते हैं तो उनका मेन गोल यही होता है कि ये देखना कि प्राइसेस जो है वो क्या है और कैसे वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये है, तो इसमें से बताना था हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या। आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा ट्राई, थोड़ा बहुत जितना आपको आता था। देखो, कुछ चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो मैक्रो के बारे में, उसके बाद ये पढ़ने का फायदा। देखो, हम इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। अब वो पढ़ते हो ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो केस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अगर आपने थोड़ा भी आगे पीछे ध्यान किया ना तो कोई कंसेप्ट छूट गया तो पेपर में आएगा। मैं यहाँ पर पढ़ाते वक्त एक भी फालतू वो बात नहीं पढ़ाता जो पेपर में आने वाली ना हो, ठीक है। तो देखो, हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में ब्रॉडर वे में डिवाइड करके रखा है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो मतलब छोटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे बातें करते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब कौन आ गया, ठीक है। एक होता है सेलर, बेचने वाला, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला, उसकी बात करें, या कोई एक कंपनी की बात करें, किसी एक फर्म की बात करें, या किसी इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, उनकी बात करें। या मान लो किसी में अगर हम बात करें, डिमांड की बात करें, किसी चीज की डिमांड की बात करें, किसी चीज की सप्लाई की स्टडी करें, डिमांड सप्लाई की स्टडी, ये सब जो है चीजें हम कहां पर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मतलब बड़ी जनरल पब्लिक लेवल पे नहीं होता, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम इकोनॉमी को मान लो नेशनल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, एक पब्लिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी को हम नेशनल लेवल पे स्टडी कर, जैसे हम एक कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कंट्री में महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है। उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, उस कंट्री की नेशन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, या एक कंट्री का बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक कंट्री में मनी की कैसे सप्लाई है, ये सारा किस में आ जाता है, ये सारा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, ये सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, ये टर्म ना डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, कंज्यूमर, फॉर्म, डिमांड, सप्लाई, ये किस में है, वहां पे ऑप्शन होगा मैक्रो, माइक्रो। तो आपको पता है ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। मैक्रो में नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, मनी सप्लाई, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है, ठीक है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये भी किस में आ जाता है, ये भी आ जाता है मैक्रो। ये सब पढ़ेंगे हम, ये आपके सिलेबस में है। ये जो जीडीपी है आपके सिलेबस में है, ये हम पढ़ेंगे। आरबीआई जो है बैंकिंग और कैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है वो पढ़ेंगे, मनी सप्लाई कैसे आरबीआई करता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए वो मैक्रो का पार्ट है, ये माइक्रो का पार्ट है, ठीक है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ना आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है।
तो फादर ऑफ, देखो ये 3-4 आपको पता होनी चाहिए। फादर ऑफ, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो ना उसके बारे में 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ को। अगर आपको पूछे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बुक आती है, एडम स्मिथ ने बुक लिखी हुई है वेल्थ ऑफ नेशन, पूरा नाम में नहीं लिख रहा, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। 1776 में ये बुक आई थी। इसकी डेट भी याद रखना, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी इन्हीं को कहते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये आपने याद रखना। सेकंड, अब एक तो हो गया इकोनॉमिक्स, अब एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने अभी आपको बताया, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही मैंने आपको समझाया। तो इनके भी किसी ना किसी को फादर बोलते होंगे। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके फादर किसको बोलते हैं? एल्फर्ड, इसको बोलते हैं एल्फर्ड मार्शल को। किसको बोलते हैं? एल्फर्ड मार्शल को, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं? एल्फर्ड मार्शल को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। क्या नाम है इनकी बुक का? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। इन्होंने ये बुक कब लिखी थी? 1890 में। इकोनॉमी 1890 में। ये जो चीजें लिखा रहे हो ना, ये पेन डाउन करो, ये पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये नहीं है कि आज पीवाईक्यूज एनालिसिस है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा सोचते रहोगे ना तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोल जाता है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल जाता है जेएम केनिस को, जॉन मेनार्ड केनिस को। जेएम केनिस ऐसे भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछता है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये बुक कब लिखी थी इन्होंने? 1936 में। तो ये भी आपने याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर? अभी तक हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है। मैक्रो में हमने टर्म्स देख ली, कौन कौन सी चीजें मैक्रो में स्टडी। फिर हमने देखा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोल जाता है? एडम स्मिथ को। उन्होंने बुक कौन सी लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी इन्हीं को बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा एल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है, इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? जॉन मेनार्ड केनिस को, जेएम केनिस को बोला जाता है, ठीक है। अगर अब मैं सिंपली तुम्हें इस क्वेश्चन पे लेके जाऊं, ये क्वेश्चन अब इजिली आप कर सकते हो। देखो कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरी कंसर्न विद द ओवरऑल इकोनॉमी। क्या ओवरऑल इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल लेवल पे है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी, माइक्रो नहीं करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंडिविजुअल मार्केट्स आर द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट की बात करी, मैक्रो भाई वो ओवरऑल मार्केट की बात करेगी, इंडिविजुअल एक एक मार्केट की बात थोड़ी करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी। गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस। गवर्नमेंट का मार्केट प्राइसेस में कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का मार्केट प्राइसेस में कंट्रोल होता है, ठीक है। वो अभी हम बताएंगे कितनी तरह की मार्केट इकोनॉमी, अभी बता देता हूं मैं आपको। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी आपका क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि व्हेन इकोनॉमी स्टडी अ मार्केट प्राइस, जब भी इकोनॉमी के मार्केट प्राइस को स्टडी करते हैं, उनका मेन गोल होता है कि फिगर आउट करना व्हाई द प्राइस इज व्हाट इट इज। प्राइस जो है वो क्यों है और इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। अब एक चीज ना यहां पर आपको मैं समझा देता हूं। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने आप 10 क्वेश्चन तो पढ़ाने, इकोनॉमिक्स से 10 ही क्वेश्चन है, बट इसके साथ साथ जितने कंसेप्ट आपको समझा सकता हूं आज समझा लूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाले हम बंदे नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइसेस, इस लाइन की वजह से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा और जो आपके सिलेबस में भी है तो आपको अच्छे से देखना है। वो कंसेप्ट है कि हमारी जो इकोनॉमी है, देखो ध्यान से सुनना, हमारी इकोनॉमीज जो है, जितनी भी कंट्रीज की इकोनॉमीज है, वो मेनली 3 तरह की होती है। कुछ इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ये ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है। तो फिर उस टाइम अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे? या मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहली बात तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है और मिक्स क्या है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो मेनली प्राइवेट प्लेयर से चलती है, मतलब जहां पर ओनरशिप उस जगह की लैंड की, इंडस्ट्रीज ज्यादातर कौन ओन करता है? प्राइवेट ही ओन करते हैं, कंपनीज ओन करती हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर ओनरशिप स्टेट की होती है। किसकी ओनरशिप होती है? स्टेट की। और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहां पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिक्स जो है ऑन करते हैं, ठीक है। कुछ चीजों पे प्राइवेट कंट्रोल होता है, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये होता है मिक्स। कैपिटलिस्ट मतलब समझ लो प्राइवेट इकोनॉमी, ये एक तरह की प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है।
यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल जो है ना वो ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता है। सोशलिस्ट में पूरा रोल ही गवर्नमेंट का होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा गवर्नमेंट का होता है और कुछ चीजों में प्राइवेट सेक्टर खुद भी रोल प्ले करते हैं। जैसे आप मानो कौन कैपिटलिस्ट होगी, आपको पता है यूएसए में उनकी अपनी कंपनीज हैं और सारा कुछ कंपनीज खुद ही अपने लेवल पे करती हैं, तो वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एग्जाम्पल है। बट यूएसएसआर जो रशिया है आपका, तब यूएसएसआर था, अब जो रशिया है और जो चाइना है, वहां पर तो थोड़ा सोशलिस्ट मॉडल चलता है, और इंडिया में मिक्स चलता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो प्राइवेट कंपनीज अगर किसी इकोनॉमी को चला रही हैं, तो वो जो इकोनॉमी होगी वहां पे प्रॉफिट का होगा ना सब अपना। देखो प्राइवेट, अगर प्राइवेट कंपनीज है उनका क्या स्कीम होगा दिमाग में, प्रॉफिट कमाना। तो ये थोड़ा ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमीज होती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करिए तो गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर देखिए, तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें प्रॉफिट की भी बात होती है और प्लस लोगों के वेलफेयर की भी बात होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी है और हमारे यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट की नहीं है, कुछ कंपनीज प्राइवेट भी है। इसका मतलब इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही है और साथ साथ में गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ये नहीं है कि सारी कंपनीज को गवर्नमेंट ने अपनी बाजू में पकड़ के रखा हुआ, ऐसा नहीं है। तो इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसा क्वेश्चन आता है। रशिया की बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी, और अगर हम यूएसए की बात करें वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन यही इसकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने बोलता है गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता मार्केट प्राइस, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तब भी थोड़ा बहुत प्राइसेस में कंट्रोल होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या कहता है, जो सेकंड क्वेश्चन आया था इस पेपर में वो था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये तो आपने पहले ही पढ़ा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना, मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना, फिर क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए आप कर लोगे। सबसे पहली बात, इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। खुद पढ़ो आप स्टेटमेंट, खुद पढ़ोगे ना खुद क्लियर हो जाएगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, खुद पढ़ो। Meaning of mixed economy, traditional and modern industries, both the public and private sectors are involved. Involvement of both foreign and domestic investor, subsistence and commercial farming। देखो जब मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा, मैंने एक ही चीज बताई कि इसमें प्राइवेट भी होंगी कंपनीज मिक्स्ड इकोनॉमी में, और पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनीज भी होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होंगे, ऐसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बता दी और सोशलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज क्लियर, कोई डाउट यहां तक होना भी नहीं चाहिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन करते थे, बट एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद पहले सॉल्व नहीं ना करें फिर कोई बेनिफिट नहीं है। पहले खुद थोड़ा सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। मैं तो पढ़ाने के लिए, मैं तो आंसर बता ही दूंगा, बट पहले एक बार अपने एंड से भी खुद भी कुछ किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है आपकी स्टेटमेंट पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंड। कहता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या डिफाइन करता है। ठीक है, देखो डिमांड क्या होती है, सबसे पहले ना इस चीज को समझना, डिमांड क्या होती है, फिर मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाता हूं, बस फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई। ठीक है, मैंने वहां पर ये आपने डिफरेंशिएट करते चलो कि ये माइक्रो का है कि मैक्रो का है। देखो डिमांड क्या होता है, डिमांड है मतलब मेरे को मानो मुझे कार लेनी है, ठीक है, मुझे कार लेनी है, और दूसरी डिमांड है मुझे एरोप्लेन लेना है, मान लेते हैं एयरप्लेन लेना है मैंने, ठीक है, एयरप्लेन। अब कौन सी मैं डिमांड कंसीडर करूंगा, ये डिमांड है कि ये डिमांड है। देखो ध्यान से सुनो, डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड मतलब होता है कोई भी गुड या सर्विसेज, गुड की बात नहीं सिर्फ सर्विसेज की भी, मान लो मुझे कोई इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए, वो भी इसी में आता है। तो कोई भी गुड या सर्विसेज एक कंज्यूमर वो लेना चाहता है, ध्यान से सुना, वो लेना चाहता है किसी प्राइस पे, बट शर्त ये है उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसको पे कर सके। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं कार लूंगा, तो मैं ले सकता हूँ कार, ठीक है, तो मैं कार ले सकता हूँ, तो मैं कार की डिमांड जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूं कि मैं एरोप्लेन ले लूं, तो क्या मेरे पास इतना पैसा है मैं एरोप्लेन ले सकता हूं, उसके लिए पे कर सकता हूं? नहीं, तो मैं एरोप्लेन की डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा। कंसेप्ट को समझो ध्यान से, डिमांड क्या होता है, डिमांड मतलब हम एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड उस चीज को बोलते हैं कि जब कुछ लोग किसी चीज को लेना चाहते हैं, किसी गुड या सर्विसेज को लेना चाहते हैं और उनके पास वो पैसे भी हैं उनको लेने के लिए, तो वो डिमांड क्रिएट होती है। मान लो जैसे मैं हूं, मैं कार की डिमांड क्रिएट कर रहा हूं,
बट मैं एरोप्लेन की डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं बेशक लेना चाहता हूं, मेरी डिमांड है लेने की, बट मेरे पास पैसे तो नहीं ना, तो वो डिमांड में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। और एक इसीलिए डिमांड में देखो, बाकी तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, आज मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, एक ना इकोनॉमी का ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। एक डिमांड में एक लॉ ऑफ डिमांड आता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अगर आप बाकी सब चीजों को एक कांस्टेंट रख लो, मतलब क्या, मतलब अगर चीजों का प्राइस चेंज ना हो, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज ना हो, कंज्यूमर की इनकम चेंज ना हो, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज ना हो, ये सब चीजों का रोल होता है। इसलिए अगर हम इन सबको कांस्टेंट रखें तो बेसिकली जो है, अगर देखो ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ डिमांड समझाता हूँ ध्यान से, इधर आप कंसेप्ट समझो, फिर मैं ये इस ग्राफ को समझाऊंगा। एक प्राइस, ये आ गया क्वांटिटी डिमांड रेट, ठीक है। देखो, मानो किसी चीज का, मानो एक कार है, उस कार का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में अभी प्राइस बढ़ रहा है, तो उस चीज की, कार की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीजों को सब साइड रखो, बाकी आपकी इनकम फिक्स है। मान लो आपकी, मेरी इनकम 50,000 है महीने की, तो मेरी 50,000 ही है, इनकम भी फिक्स है, और दूसरी किसी और कार का भी प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। जस्ट खाली मार्केट में एक कार का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या उस कार की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? उस कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि जिस चीज का प्राइस बढ़ता है, सुनो ध्यान से सुनो, जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी। यही आपका जो कहता है लॉ ऑफ डिमांड, कहता है कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर लो, ठीक है। क्या चीजें कांस्टेंट करने, देखो ना, अगर मान लो किसी बंदे की इनकम बढ़ रही है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा प्राइस बढ़ने से, वो तो ले लेगा, ठीक है। लेकिन इसलिए हमने इनकम को कांस्टेंट रखना है। मानो किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, मान लो मुझे रूबिकॉन कार ही पसंद है, तो उसका प्राइस बेशक बढ़ता रहे, मेरे पास पैसे तो मैं ले लूंगा। इन सब चीजों को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर चीजों का प्राइस बढ़ेगा, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। चीजों का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, और चीजों का जब जो प्राइस है वो कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यही आपका कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा था, आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा था, देखो, which of following is the relation that law of demand defines? इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या लॉ ऑफ डिमांड इनकम और प्राइस के बीच में कैलकुलेट होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यही तो है बेसिकली, यही तो हमने पढ़ा। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जब भी चीजों का प्राइस बढ़ता है, उन चीजों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जब चीजों का प्राइस कम होता है उनका डिमांड ज्यादा होता है, और जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है उनकी डिमांड कम हो जाती है। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। बट बाकी सभी चीजों को हमें कौन सा क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। जैसे क्या इनकम किसी की बढ़ रही है उसको कांस्टेंट रखना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट रखना है, अदर कमोडिटी के प्राइसेस को जो है उसको भी कांस्टेंट रखना है। फिर अगर हम एक चीज के प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई भी, अभी वो भी बता देता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई भी देखो यार, ये ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, ताकि आप ये क्वेश्चन देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर में। अब आप जब ये टॉपिक्स पढ़ोगे ना, आपको, आप इस पेपर के साथ रिलेट करके जाओगे, कि जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं आपको पहले पेपर एनालाइज करा रहा हूं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है जो ये कहता है कि चीज के प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि चीजों के प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ती है, उसकी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ती है। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, मान लो मैं हूं दुकानदार, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं कुछ बनाता हूं, मान लो मैं टॉयज बनाता हूं, या मैं मान लो दिवाली के क्रैकर्स बनाता हूं, ठीक है, दिवाली के मैं क्रैकर्स बना रहा हूं, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं दिवाली के क्रैकर्स बना रहा हूं। अब मानो हमारे सप्लाई जो है मार्केट में, ध्यान से सुनो, मानो क्रैकर्स के प्राइस बढ़ गए, मानो क्रैकर्स के प्राइस बढ़ गए, क्रैकर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ गए। अब जब क्रैकर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ गए, पहले मेरे को पीछे से मटेरियल आ रहा है 20 रुपए का, और मैं क्रैकर बना के पहले बेच रहा था 50 रुपए के। अब वही मटेरियल मुझे 20 का ही आ रहा है, बट अब क्रैकर्स मैं बेच रहा हूँ 70 रुपए के। तो मुझे पहले कितने फायदा हो रहा था, 30 रुपए, अब मुझे कितना फायदा हो रहा है, 50 रुपए, मतलब मेरा फायदा तो बढ़ गया ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं और ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, मैं और ज्यादा सप्लाई को बढ़ाऊंगा। तो जब भी प्राइसेस कमोडिटीज के बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। और जब प्राइसेस किसी चीज के बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। जस्ट अभी अपने दिमाग में बिठा दो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है
कि प्राइस चीजों के बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है चीजों का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि दुकानदार तो चाहेगा ना चीजों के प्राइस बढ़े, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, वो चाहेगा ना और ज्यादा सप्लाई हो, तो वो ज्यादा ही ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया। देखो अब ये तो हम समझ रहे हैं ना यार, अभी मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे और उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखो ये पूरा एक चैप्टर है आपका डिमांड एंड सप्लाई का, पूरा एक चैप्टर एक क्वेश्चन के बीच में समझाया जाना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू एनालाइज करवा रहा हूँ कि इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप ये समझो, उससे लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा बहुत आज पता चल गया, बाकी जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके बेस पे एमसीक्यूज करेंगे ना, तो वापिस कहीं और से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेबस में टॉपिक है जीडीपी, नेशनल इनकम वाला, वहां से क्वेश्चन है व्हाट इज जीडीपी। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या होती है कंट्री की। ठीक है, द टोटल जीडीपी क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। जीडीपी के लिए कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड हुई उसको जीडीपी कहते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री, कंट्री में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द रिडक्शन इन द टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन हुई, जो कमी आई वो, या द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश goods and services made within a country during a specific period. This is basically GDP. देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, दो चीजों में फर्क समझाऊंगा, यही कंफ्यूज करती है। देखो जीडीपी पता क्या होता है, एक होता है जीडीपी, ध्यान से सुनना, एक होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है सॉरी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इंडिया की जो टेरिटरी है, मान लो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया का जो एरिया है, इंडिया की जो टेरिटरी है, ठीक है, आपका ऊपर कश्मीर से स्टार्ट हुआ, कन्याकुमारी अंडमान निकोबार डाल के ईस्ट वेस्ट पूरा एरिया डाल के, ठीक है, आपके जो सातवें टेरिटोरियल वाटर्स है वो भी डाल के, ये इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी रुपए के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी रुपए के प्रोड्यूस हुए वो सारे किस में आते हैं, इंडिया की जीडीपी में। मान लो हमने, ध्यान से सुनो, मान लो हमने 5,000 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, कहां पर, इंडिया में, एक साल में, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमने 5,000 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज इंडिया की टेरिटरी के अंदर पैदा किए तो हमारी जीडीपी कितनी होगी, 5,000 करोड़। ठीक है, ये होता है जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वही यहां पर क्वेश्चन था एक साल के अंदर, तो यहां पे टाइम भी मेंशन होना जरूरी था। तो ये देखो इसी ऑप्शन में यही चीज लिखी है कि द मॉनेटरी वैल्यू मतलब रुपए में, पैसों में कैलकुलेट करना है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया जीडीपी क्या होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, एक चीज बताओ, जैसे मान लो यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है, उसने अपना एक आउटलेट खोला हुआ है बेंगलोर में। कहां पे खोला हुआ है, बेंगलोर में। ठीक है, अब इस बेंगलोर में जो यूएसए की कंपनी का जो आउटलेट है, इस कंपनी के थ्रू बेंगलोर में भी तो प्रोडक्शन हो रही है। मान लो इस कंपनी के थ्रू 10 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन हो रही है बेंगलोर में। ठीक है, अब ये जो 10 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, ये जीडीपी में काउंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि बेंगलोर तो इंडिया के अंदर ही है ना, इंडिया के अंदर ही है। मैंने यही बोला कि जीडीपी में आता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन है, उनके पैसे कितने हैं वो जीडीपी में काउंट होते हैं। एक यूएसए की कंपनी अगर बेंगलोर में चली है, वो भी जितनी प्रोडक्शन करी है वो भी जीडीपी में काउंट होगा। बट इस यूएसए की कंपनी ने जो बेंगलोर में पैसा कमाया, क्या वो यहाँ पे बेंगलोर में छोड़ेगा कि यूएसए की जिसकी कंपनी है पैसा वहां जाएगा, वहां जाएगा, तो पैसा कहां चल जाएगा, यूएसए में चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक यूएसए की कंपनी ने अगर इंडिया में पैसा कमा रही है, वो तो वो पैसा तो बाहर लेके जा रही है, बट वो इंडिया की जीडीपी में आ रहा है, बट उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, नहीं। इसी तरह मान लो एक हमारे टाटा की कंपनी है यूके में, ठीक है, टाटा की कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में। अब टाटा की कंपनी यूनाइटेड किंगडम में है,
उधर जो ये कंपनी जो है ये पैसा कमा रही है कि वो इंडिया की जीडीपी में आएगा? जीडीपी में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है वो अभी कहां पर है? ये कंपनी यूके के अंदर है। मैंने आपको बोला जीडीपी में वही आएगा जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर होगा। ये कंपनी यूके में है तो ये वाला पैसा जीडीपी में तो नहीं आएगा, बट ये पैसा टाटा वाले अपने घर तो ला रहे हैं ना, तो इंडिया में तो पैसा आ रहा है। इसका मतलब इंडिया में ये पैसा आ रहा है, इसका मतलब तो जीडीपी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही कंसेप्ट नहीं है। जीडीपी वाले कंसेप्ट से जो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है वो उसमें आ रहा है, और जो बाहर का पैसा इंडिया कमा रहा है वो उसमें नहीं आ रहा है। वहां से एक कंसेप्ट आया जीएनपी का। क्या कंसेप्ट आया? जीएनपी का। जीएनपी का कंसेप्ट था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोले तो हमारे नेशनल मतलब हमारे लोगों का पैसा, ठीक है, हमारे लोगों का पैसा। लोगों का पैसा मतलब मान लो इंडिया के, इसमें पता क्या क्या आता है? इसमें आता है एक तो इंडिया वाले जो बाहर पैसा कमा रहे वो भी इसमें आएगा, और जो बाहर वाले इंडिया में पैसा कमा रहे हैं उसको हम इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट में हम इंडिया के नेशनल्स का पैसा लेते हैं। इसमें आता है जीडीपी, ध्यान से सुनो, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम फ्रॉम दिस कंट्री टू अब्रॉड, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा हूं मैं, देखो जीएनपी क्या हो गया, देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब लोगों का पैसा। लोगों का पैसा मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो पैसा पैदा हुआ, ठीक है, उसमें हमें वो पैसा ऐड करना है जो बाहर से हम कमा के ला रहे हैं। मान लो कोई यूएसए में हमारी कंपनी है, उसका पैसा भी तो हमारे इंडिया में ही आ रहा है, तो उसमें वो पैसा ऐड करेंगे, बट उसमें से हम वो पैसा माइनस कर देंगे जो पैसा बाहर की कंपनी इंडिया में कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा तो वो ले रही है ना, तो वो जो पैसा निकलता है दैट इज जीएनपी। तो ये बेसिकली जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब चीजें आपको मैंने पढ़ानी है, ये आपको आएंगे। बस आज मैंने आपको ये जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट बताना था ताकि आपको जीडीपी और जीएनपी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए, बाकी हम आगे जाके इसको कवर कर लें। तो जीडीपी क्या था एक बार वापस सुन लो। जहां पर भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेगा वो बात होगी टेरिटरी की, कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो है एक साल की, उसको बोलेंगे जीडीपी। इसमें वो पैसा नहीं आता जो इंडिया बाहर से कमाता है, ठीक है, वो पैसा नहीं आता है। बट जीएनपी वो पैसा होता है, जीएनपी में वो सारी गुड्स सर्विसेज के पैसा आता है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हम वो पैसा भी लेते हैं जो बाहर से इंडिया में आता है, बट उसमें से हमें वो पैसा माइनस करना होता है जो इंडिया से बाहर जा रहा है। मतलब यूएसए की कंपनी जो इंडिया में उसने अपनी प्लांट लगाया हुआ है, वो जो पैसा कमा रही है वो हमें जीडीपी से माइनस करेंगे तो वो हमारी जीएनपी निकलेगा, ठीक है। बाकी हम जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको इजिली कवर कर लेंगे। बस बट आपको इतना यहां से समझ आ गया, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जीडीपी की डेफिनेशन को उलझाने के लिए चारों ऑलमोस्ट सेम चीजें डाली हुई हैं, तो जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 क्या कहता है? एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। कहता है कि एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, जो भी टेक्निकल बैरियर होते हैं ट्रेड के, उसके रिलेटेड एक एग्रीमेंट है, वो किस इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड है, नीति आयोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, किसके रिलेटेड है? देखो ये ना कुछ चीजें आपको इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन किसके साथ रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो बेसिकली आपको, अगर थोड़ा सा भी आपको इनके बारे में नॉलेज होती ना, जो भी ट्रेड रिलेटेड काम देखता है ना, उसमें कोई भी बैरियर ना हो, ये वो फ्री ट्रेड हो, ये सारा देखता है डब्ल्यूटीओ। इस क्वेश्चन का आंसर था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो आप सिंपली कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन कौन सी चीजें किसके साथ रिलेटेड है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और एमआईजीए स्टैंड्स फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट। ये सारे किसके साथ रिलेटेड हैं? ये सारे रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली पूछते हैं। देखो मैं आपको ना एक बिल्कुल शॉर्टकट में एक चीज समझा देता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुन लेना। देखो हुआ क्या, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है हमारा आईएमएफ और एक है वर्ल्ड बैंक। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों बने थे, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रेटन
वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद दो इंस्टीट्यूट हमने बनाए, एक बनाया आईएमएफ और दूसरा बनाया हमने वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। उसमें ये मैं आपको बता, ये ऑप्शन में था वर्ल्ड बैंक, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ी हुई चीजें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? देखो, वर्ल्ड बैंक का ये काम है कि कंट्रीज को लोन वोन देना ताकि वो डेवलप कर सकें। और उस टाइम वर्ल्ड वार हुई थी, तो मतलब जो जो कंट्रीज नीचे रहेगी उनको हेल्प करने में ये वो काम है किसका? वर्ल्ड बैंक है। इसी तरह आईएमएफ का क्या काम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन देता है। मान लो कोई कंट्री डूब रही है तो उसको लोन देगा, उसके ऊपर थोड़ा कंडीशन लगा के उनके ऊपर उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम हमारा आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि जो बेसिकली एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ये किसके साथ लिंक है? तो ये आईएमएफ के साथ लिंक है। देखो, जहां पर भी क्रेडिट वर्ड यूज होगा ना लोन देने की बात, तो बेसिकली ज्यादातर लोन देने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। क्यों करता है? आईएमएफ जो कंट्री डूबने वाली हो ना उसको उसी टाइम इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये आईएमएफ का काम है। तो एक्सटेंडेड लोन, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आ जाए या रैपिड फ्लेक्सिबल फैसिलिटी आ जाए, ये सब आप ऑप्शन में आईएमएफ लगा दें, क्योंकि रैपिडली फंड देने का काम आईएमएफ है। बाकी वर्ल्ड बैंक के जो इंस्टीट्यूट है वो सारे मैंने आपको लिख दिए। तो जैसे यहां पर आपको ये पूछ किया ना, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड, ये किसका एसोसिएटेड है? डब्ल्यूटीओ। इसी तरह आपको इनके भी पूछ सकता है, आईएमएफ के रिलेटेड कौन सा है और वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड कौन सा। तो इस तरह से भी आपने क्वेश्चन पढ़ते चलने, ठीक है। देखो, यहां से आपको ना इस लेक्चर से ये आइडिया तो मिल रहे होंगे ना हमने किस किस तरह से चीजों को कवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में 9, देखो 3-4 क्वेश्चन रह गए, कर लेते हैं जल्दी से, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। 96 क्वेश्चन कहता है कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ। देखो, ये क्वेश्चन जो है कमर्शियल पेपर, ये सब में जब आपको पढ़ाऊंगा तब ही समझाऊंगा, ऐसे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? चेक के साथ, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट या प्रॉमिसरी नोट। देखो, कमर्शियल पेपर होते क्या है, मैं आपको थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूँ। कमर्शियल पेपर क्या होता है? सबसे पहले एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लो कोई एक कारपोरेट है, कोई, उसने लोन को रेज करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन रेज करना है। मतलब मान लो उसको लोन चाहिए, वो लोन चाहिए उसको 364 दिन, 65 दिन, एक साल से कम टाइम के लिए उसको कुछ लोन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो एक कमर्शियल पेपर इशू कर देगा, ठीक है, एक कमर्शियल पेपर इशू कर देगा। वो बोलेगा कि मुझे ये कमर्शियल पेपर है तो आप मुझे लोन दे दो, जितना इसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, तो मतलब मैं आपको इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट वापस कर दूंगा। तो ये कमर्शियल पेपर एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट है कि वो कॉर्पोरेट एक तरह का प्रॉमिस करके लिख के दे रहा है कि आप ये पेज रख लो, ठीक है, उसके बदले में मुझे इतना पैसा दे दो, तो मैं एक साल के अंदर आप मेरे पास आना तो मैं आपको क्या करूंगा, उतना पैसा जो है विद इंटरेस्ट आपको वापस कर दूंगा। तो ये सब होता है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर मैं आपको जब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा ये सब समझा दूंगा। कमर्शियल पेपर, दिस दैट, ये सारे क्या होते हैं वो सब हम कवर करें। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? बेसिकली कमर्शियल पेपर का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये हाई रेटेड जो मतलब कॉर्पोरेट यूज करते हैं बेसिकली, और इनका मिनिमम टाइम होता है 7 दिन इशू करने का और मैक्सिमम टाइम 1 साल, मतलब 1 साल तक मैक्सिमम जो है एक कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर जो है इशू हो सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना, बस इतना ही याद रखो। अभी ये जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है अभी इसको इतना करने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सर हमारा क्वेश्चन है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सटेंड्स क्रेडिट टू। देखो, आरबीआई क्या है? आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरबीआई की एक वीडियो ना मैं अटैच कर दूंगा अभी, ठीक है, अभी साथ ही आपको जैसे वीडियो एंड हो जाएगी आरबीआई की वीडियो अटैच कर दूंगा, वो देखना, आरबीआई आपको समझ आएगा। बाकी इकोनॉमी की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आजकल में। देखो, आरबीआई क्या है? आरबीआई है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ध्यान से समझना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब तुम्हें लोन चाहिए, तुम्हें उधार चाहिए, तुम किसके पास जाओगे? पापा मम्मा के पास। तुम्हारे पापा मम्मा को उधार चाहिए, किसके पास जाएंगे? बैंक में चाहिए। तो कभी सोचो, बैंक को उधार चाहिए, बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। गवर्नमेंट को उधार चाहिए, गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। तो बेसिकली आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, मतलब उधार देने वाले में सबसे लास्ट में। तो आरबीआई जिस रेट से आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। यही इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर था। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई क्रेडिट होता है, लोन देना किसको देता है? कमर्शियल बैंक्स को, उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। देखो, जो आरबीआई है ना,
आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के बहुत काम है। एक तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है, दूसरी बात आरबीआई हमारे मार्केट में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू आरबीआई का ही काम होता है क्या कि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बहुत सारे रेट्स इशू करता है, जैसे रेपो रेट सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, फिर एक बैंकों को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये सब चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है और ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट जस्ट आपको आज के लिए मैंने आपको बैंक रेट पढ़ा दिया, बाकी ये सब हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें मैंने 5 ईयर प्लान के रिलेटेड क्वेश्चन ना देखा हो किसी भी पेपर में, इकोनॉमी के, जीके के, ठीक है। विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महालोनोबिस मॉडल। तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका यही है कि पीसी महालोनोबिस मॉडल के बेसिस में कौन सा 5 ईयर प्लान है वो बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। तो कौन सा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ। पहले तो खुद सोचो कि क्या आजकल 5 ईयर प्लान होता है? नहीं। देखो जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट सबसे पहली बार आई थी तो उसने 5 ईयर प्लान वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान बनते हैं हमारे तरफ। बजट में प्लान बजट होता है, नॉन प्लान। प्लान बजट जो होता है 5-5 साल के लिए प्लान बनाए जाते थे, ठीक है। उसको बोला गया, जो पहला प्लान आया उसको बोला गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का देखो, जैसे महालोनोबिस मॉडल किस प्लान को बोला जाए, महालोनोबिस मॉडल बोला जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान को। किसको बोला जाता है? सेकंड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बेसिकली बोला जाता है हैरेड डोमर मॉडल। किसको क्या बोला जाता है? हैरेड डोमर मॉडल, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। और सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है? महालोनबिस मॉडल। यही दोनों के नाम पूछता है, बट एग्जाम में ये आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो चला, ये थोड़ा 5 मिनट लगा के ये चीजें देख लो यहाँ पर, 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल, जिसको हमने क्या नाम दिया? हैरेड डोमर मॉडल। फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान, जो जिसका हमने नाम क्या रखा? पीसी महालोनोबिस मॉडल, ठीक है। ये चला 1956 से लेकर 61 तक। मैंने आपको बोला 5-5 सालों के लिए हमारे 5 ईयर प्लान होते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है। थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से लेकर 66 तक। बट 1966 के बाद हमारे प्लान हॉलीडेज हो गए। प्लान हॉलीडेज मतलब उसके बाद प्लान नहीं आया। कब कब नहीं आया? 1966 67 इस साल भी नहीं प्लान आया, 67 68 में भी नहीं आया, और 68 69 में भी नहीं आया। 1968 69 में भी नहीं आया, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इन 3 साल में कोई प्लान नहीं है, ठीक है। फिर हमारा प्लान आया जो फोर्थ नंबर वाला, वो आया 1969 से लेकर 1974 में। फिर हमारा फिफ्थ वाला प्लान आया 1974 से लेकर 78 तक। फिर हमारा रोलिंग प्लान है, मतलब उसके बाद गवर्नमेंट इस तरह से चेंज हुई कि उन्होंने ये बोला कि हम जो है इतने देर लंबे प्लान नहीं लाएंगे। एक रोलिंग प्लान है वो 1978 से लेकर 80 के बीच में, ये भी याद कर लें, एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद हमारा सिक्स 5 ईयर प्लान आया 1980 से लेकर 85 तक। फिर सेवंथ 5 ईयर प्लान आया 85 से लेकर 90 तक। फिर इसके बाद तो रेगुलर प्लान आते रहे। फिर एट्थ प्लान आया 90 से लेकर 95 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा एट्थ प्लान आया जो बेसिकली आया 90 से लेकर 92 तक आया, ठीक है। 90 से 92 तक नहीं आया, 92 से 7 तक आया। फिर हमारा नाइन्थ 5 ईयर प्लान आया 97 से लेकर 2002 तक। ये मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। फिर 10th आया हमारा, जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से 7 तक आया, फिर 2002 से 7 तक। और फिर 11th 5 ईयर प्लान आया 2007 से 12 तक। कब से? 7 से 12 तक। और हमारा 12th 5 ईयर प्लान आया जो हमारा 12 से 17 तक। बट ये पूरा ही नहीं हो पाया क्योंकि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लान्स खत्म कर। इसके लिए ना मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना अगर अभी समझ नहीं आया। बट इतना याद कर लो, बेसिकली फर्स्ट को बोला जाता है बेसिकली कौन सा? हैरेड डोमर। सेकंड को बोला जाता है महालोनोबिस, ठीक है। क्या बोल जाता है? महालोनोबिस। थर्ड 1961 से 60, और उसके बाद प्लान हॉलीडेज थी। फिर फोर्थ है, फिर रोलिंग प्लान आया 78 से लेकर 80 तक। उसके बाद वापस शुरू हुई। ये थोड़ा याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसका आंसर नॉट पूछा था तो कौन सा नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग। देखो क्या है बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन करने के लिए, पैदा करने के लिए किन 4 बेसिक चीजों की जरूरत है? सबसे पहले तो जमीन की जरूरत है जहां पे प्लांट लगाओगे। दूसरा, काम करने के लिए लेबर चाहिए। 2 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको चाहिए पैसा। भाई पैसा नहीं है तो पैसे, बिना पैसे के कैसे फैक्ट्री लगेगी, ठीक है। पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। और चौथा, एंटरप्रेन्योर, मतलब वो बंदा भी तो चाहिए जो रिस्क लेगा पूरा,
काम, जो फैक्ट्री खोलने वाला बंदा है जिसने पूरा रिस्क उठाना है उस फैक्ट्री का, वो भी तो चाहिए, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने की 4 मेन चीजें क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, उसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी हम जब पढ़ेंगे इसको कवर कर लेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा, आप मतलब थक नहीं गए होंगे, क्योंकि यार आज आपको एक तो पीवाईक्यू समझाए थे और पढ़ाया अभी तक आपको कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स का, इसीलिए। बट क्यों, अगर पढ़ के, अब एक बार पढ़ के ये पेपर सॉल्व करेंगे, जब करेंगे तो तुम्हें सब कुछ आता होगा। व्हाट डज द लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट? देखो लॉरेंस कर्व क्या बताती है, अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं लॉरेंस कर्व हमें क्या बताती है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, प्राइस और डिमांड का पढ़ तो चुके हैं, डिमांड का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो यार एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। एग्जाम में कर्व्स के रिलेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिलिप्स कर्व, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फिलिप्स कर्व किसके रिलेटेड है, इकोनॉमिक टर्म है, ये पूछी गई है पेपर में। तो अब लॉरेंस में समझा दे, फिलिप्स आप कर, देखो कुछ नहीं है। लॉरेंस कर्व जो है वो बताती है कि एक कंट्री में इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक देखो लॉरेंस कर्व क्या बताती है कि एक कंट्री में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। ठीक है, मतलब उसमें मतलब अमीरों के पास ज्यादा इनकम है या गरीबों के ज्यादा इनकम है, ये सारा हमें लॉरेंस कर्व से पता चलता है। ये आपने याद है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है लॉरेंस कर्व, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। इसी के साथ गिनी कोएफिशिएंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गिनी कोएफिशिएंट किसके रिलेटेड है, तो लॉरेंस कर्व के रिलेटेड। गिनी कोएफिशिएंट हमें ये लॉरेंस कर्व से ही निकलता है और ये हमें बताता है कि एक कंट्री में, एक पॉपुलेशन में इनकम इक्वालिटी कितनी है, इनकम इक्वालिटी कितनी है। ठीक है, इनकम इक्वालिटी मतलब लोगों के पास इनकम इक्वल है या नहीं है। देखो गिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ना, ध्यान से सुना, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। अगर किसी कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कंट्री जो है वो परफेक्टली इक्वल है। मतलब परफेक्टली इक्वल मतलब अमीरों और गरीबों के पास इक्वल पैसा है। और जिसका 1 है तो इसका मतलब वो परफेक्टली इनइक्वल है, मतलब वहां पर अमीर हजारों गुना अमीर हैं, करोड़ों गुना, और गरीब जो है वो करोड़ों गुना गरीब हैं। ठीक है, तो मतलब वहां पे इनइक्वालिटी है। ठीक है, इक्वल नहीं है वहां पर। तो ये होता है गिनी। तो गिनी कोएफिशिएंट भी किसके साथ रिलेटिव है, इनकम इक्वालिटी के साथ, ये भी याद रखना। देखो हमने क्या सीखा अभी इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉरेंस कर्व हमें क्या बताती है कि एक कंट्री में इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, उसी के साथ रिलेटेड है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट से हमें ये पता चलता है कि जो इनकम की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंट्री में इक्वल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर किसी कंट्री की वैल्यू जो है 0 के पास है, इसका मतलब मान लेना कि वो कंट्री जो है वो परफेक्टली इक्वल के पास है। इसका मतलब वहां पर गरीबों और अमीरों की इनकम वेल्थ में इतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर इनकम है। बट जैसे इंडिया हो गया या कुछ कंट्रीज होंगी वहां पर वो 1 के आसपास होंगे, मतलब वहां पर जो है परफेक्टली अनइक्वालिटी वाला सीन होगा, वहां पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब अमीरों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ होगी, गरीबों के पास बहुत कम वेल्थ होगी। आई होप ये चीजें आपको समझ आए होंगी। तो इसके साथ आज का हमारा डिस्कशन जो है कंप्लीट। टोटल 10 क्वेश्चन थे जो हमने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू देखे, वो हमने समझे हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर पूरा समझ नहीं भी आएगा तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आज हमने जस्ट पीवाईक्यूज को समझा है और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा ना डे बाय डे, तो आपको समझ आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे आज हमने एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज का एनालाइज किया, ऐसे आप मुझे बताओ हम कल किसके पीवाईक्यूज का एनालाइज करें। ऐसे हम पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, फिर एक एक करके आपको, जैसे एक दिन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, एक दिन स्टैट्स पढ़ाऊंगा, ऐसे करके आपका सिलेबस जो भी सब्जेक्ट आप बोलोगे पढ़ा के हम उसको खत्म करेंगे। बट मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक, और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई ना तो वो YouTube में देख लेना, 20 दिन के बाद लेक्चर आता है फिर। तो कंसिस्टेंसी मेरी भी मेंटेन आप नहीं रखनी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो दोस्तों के साथ। बाकी मैं प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी बना दूंगा। और सेकंड थिंग, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आप मैं इन्फॉर्मेशन जो भी हो शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।